हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीके। मैं चंदन कुमार आपके सामने एक बार फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीएससी का हो, हर एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 1885 से लेकर के 1948 तक की कांग्रेस की एक एक महत्वपूर्ण तथ्य और उसकी पूरी कहानी को, जिसमें हम लोग बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसके अध्यक्ष और उसमें तथ्य जितने भी महत्वपूर्ण शामिल है उन सब की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी फैक्ट आपसे ना छूटे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो आप घबराएं नहीं, पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बड़े ही ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास रहा है दोस्तों, इसको दो काल से गुजार गया है और कहा जाता है कि इसको दो खंडों में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला जो खंड है वो है आज़ादी से पहले, जब यह पार्टी भारतीय स्वतंत्रता अभियान की एक संयुक्त संगठन के रूप में कार्य कर रही थी। और जब हम बात करें दूसरे काल की, आज़ादी के बाद, तो यह पार्टी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान पर विद्वान है। तो हमारे एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त, वो पूछे जाते हैं इसके पहले कालखंड से, यानी आज़ादी से पूर्व की जो कांग्रेस है वहाँ से प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। यानी आज़ादी के बाद वाला दूसरा खंड हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कांग्रेस के बारे में। आज़ादी से पूर्व, आज़ादी से पूर्व अगर हम बात करें कांग्रेस की दोस्तों, तो सबसे पहले स्थापना की बात, क्योंकि कोई भी जो संगठन होता है उसकी शुरुआत स्थापना से ही होती है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं इतिहास में आपको ले चलूँ। जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के, उस समय कई छोटी मोटी पार्टियां कार्य कर रही थी। तो कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट था, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी के मन में ही आया था। उन्होंने यह सोचा था कि क्यों ना एक पार्टी बना दी जाए जिससे कि छोटे मोटे पार्टियों का जो संघर्ष अंग्रेज़ों को झेलना पड़ रहा है वह ना झेलना पड़े। लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि वही एक छोटी सी पार्टी भारत की आज़ादी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। तो चलिए स्थापना की कहानी देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो घोषणा था ये 5 दिसंबर 1885 को किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना आगे चल करके 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। ये नाम याद रखना है दोस्तों, A.O. ह्यूम का, और ये डेट याद रखना है। आपके एग्जामिनेशन में यही डेट पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 को। A.O. ह्यूम कौन थे? तो A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, जो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे दोस्तों? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अच्छा, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार कई स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न रिपीट किया गया है। तो इसे ध्यान रखना, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को। 1885 से लेकर के 1907 तक A.O. ह्यूम जो थे ये कांग्रेस के महामंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, तो ये डेट भी ध्यान देना। अच्छा, बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था। अगर आपसे स्थान पूछता है तो इसकी स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई, जो उस समय में बम्बई नाम से जाना जाता था, वहाँ पर किया गया था। इसका पुराना नाम अगर हम देखें कांग्रेस का, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन इसका पुराना नाम था। जिसके कांग्रेस नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस दोस्तों भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाई है, जिसकी पूरी कहानी आज हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा।
दोस्तों अगर हम दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ फैक्ट देखें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहला फैक्ट याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वायोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जामिनेशंस में। 1892 से लेकर के 1895 तक दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य यानी एमपी भी थे। ये पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एज अ एमपी चुने गए थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से चुनाव जीता था। कहाँ से जीता था दोस्तों? फिन्सबरी एक जगह है जो यूनाइटेड किंगडम में है, वहीं से इन्होंने चुनाव जीता था और भारत के पहले व्यक्ति बन गए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले। इन्होंने एक किताब भी लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह किताब भी बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलते हैं अगले फैक्ट में, देखते हैं कांग्रेस की स्थापना की कहानी में आगे क्या होता है। कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा था और जो मुख्य शासन करता था अंग्रेज को, उसको वायसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो वायसराय कहा जाता था। वायसराय क्या होता है इसे समझें अगर, तो महारानी जो शासन कर रही थी ब्रिटेन की, ये महारानी के प्रतिनिधित्व के तौर पे भारत में कार्य करने वाला एक पद होता था। उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। याद रखना है, ये 1884 से लेकर 1888 तक भारत के वायसराय के पद पर बने हुए थे। इनके ही शासनकाल में बंगाल टेंसनी एक्ट हुआ था, अवध टेंसनी एक्ट पास किया गया था और पंजाब टेंसी एक्ट को पारित किया गया था। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन याद रखना है। कांग्रेस जब स्थापित हुई थी तो उससे रिलेटेड कई सारे लोगों ने बहुत अपने अपने स्टेटमेंट दिए, कई प्रमुख स्टेटमेंट जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हैं कांग्रेस के विषय में लोगों के जो कथन हैं, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन जो उस समय भारत के वायसराय थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। ये इसलिए कहा था क्योंकि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी पहली बैठक हुई थी उसमें मात्र 72 प्रतिनिधि ही भाग लिए थे। इसलिए डफरिन ने यह कहा कि यह केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। वहीं अगर हम बात करें बिपिन चंद्र पाल जो एक भारतीय हैं, इनका कथन था कि यह याचना करने वाली संस्था है। ऐसा ही इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस को जब भी देखा गया तो वो अंग्रेज़ों से याचना ही करती थी, अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट ही किया करती थी, इसलिए बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना करने वाली संस्था कहा है। आगे देखें नंबर 3 पे, तो नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दोस्तों इनके शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ये आपको याद होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में एक लाइन कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। किस चीज़ करने में? मरने में मदद करूं। तो यह प्रश्न भी 1-2 बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है कि किस व्यक्ति का यह कथन है कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, उसे शांतिपूर्वक मरने में मैं भारत में रहते हुए मदद करूं। तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन। ये भारत के वायसराय थे। 1905 में इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कांग्रेस को कहा यह एक भीख मांगने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे, इन्होंने कांग्रेस के रिक्वेस्ट वाला जो नेचर था उसको लेकर के यह स्टेटमेंट दिया था। फिरोज शाह मेहता की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये इसलिए कहे थे क्योंकि कांग्रेस उस समय पूरे भारत में उतना बड़े स्तर पर एक्टिव नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा कि सब लोग कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं हैं, इसलिए उसकी आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है।
महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था भारत की आज़ादी, और ये स्टेटमेंट इन्होंने आज़ादी के बाद दिया था। जब कांग्रेस आज़ाद भारत को करवा दिया तो महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि अब कांग्रेस का कार्य समाप्त हो चुका है, अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उस समय तक कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बन गई थी दोस्तों कि इसे समाप्त कर पाना बड़ा मुश्किल था और इसे समाप्त नहीं किया गया। अरविंद घोष 7वें नंबर में देखें तो अरविंद घोष ने कांग्रेस को के लिए कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये क्षय रोग का मतलब होता है छुआछूत का, है ना। उस समय जो एक्टिविटीज़ थी छुआछूत वाली, कुछ कंडीशन उत्पन्न हो गई थी मुस्लिम हिंदू इस तरह के, इसलिए इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भूखे राजनीतिज्ञ हैं, पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, मतलब लोग अपने पद के लिए ही लड़ रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा बंकिम चंद्र चटर्जी का मानना था। वहीं फिर से एक बार महात्मा गांधी की बात करें, क्योंकि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी कांग्रेस से 2 बार अपना त्यागपत्र भी दे चुके थे, तो उसी बीच इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यानी इतना बड़ा कॉन्फिडेंस वाला स्टेटमेंट महात्मा गांधी ही दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कुल 9 लोगों के स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। हर बार कंपटीशन में 1 न 2 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों वीडियो को 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सारा फैक्ट जो अभी आपको इतना आसान लग रहा है एग्जामिनेशन में इतना कन्फ्यूजन पैदा करता है कि आप तब सही ऑप्शन ढूंढ ही नहीं पाते हो। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग कांग्रेस के कुछ प्रमुख प्रथम अध्यक्ष तो बहुत बने, लेकिन इन्हीं में कुछ प्रथम थे जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में हम WC बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बम्बई में हुआ था और ये 1885 में हुआ था, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये दादा भाई नौरोजी बने थे। ये दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। तीसरा में देखते हैं कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीसरा अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। चौथा पॉइंट देखें, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूल। ये चौथा अधिवेशन था, इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था। दोस्तों अगर कांग्रेस के शुरुआत की इन 4 अधिवेशनों को अब देखो गौर से, तो हर समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पारसी बने, है ना, मुस्लिम बने, अंग्रेज बने। ये इसलिए किया जा रहा था ताकि हर समुदाय में कांग्रेस की पहुंच बन सके और कांग्रेस को हर समुदाय सपोर्ट करे, उनको लगे कि ये हमारी अपनी पार्टी है। ये छोटा सा राजनीति उस समय चल रहा था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष की बात करिए, प्रथम व्यक्ति जो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में चुने गए ये थे अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें विशेष अधिवेशन दिल्ली 1923 में अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों ये विशेष अधिवेशन क्या होता है, कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ है वार्षिक अधिवेशन, ये अक्सर हाँ दिसंबर के महीने में हुआ था, क्योंकि इसकी स्थापना भी दिसंबर में की गई थी। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से लोग विशेष अधिवेशन भी बुला लिया करते थे। इसी विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं 1923 दिल्ली में। छठा पॉइंट अगर देखें, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये बनी थी एनी बेसेंट, जो 33वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1917 में। इसमें ये अध्यक्ष चुनी गई थी। दोस्तों ये भारत की नहीं थी, है ना, ये आयरलैंड की थी। इसलिए इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, तो जवाब होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर उसमें जोर दिया जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो उसका जवाब होता है सरोजनी नायडू,
जो 41वें अधिवेशन कानपुर 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, कांग्रेस जिस समय काम कर रहा था, जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय अंग्रेजों का भी वर्चस्व काफ़ी देखने को मिल रहा था भारतीय के राजनीतियों में। तो उस समय कांग्रेस के कुछ विदेशी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। चूँकि इसे बनाने वाला एक ब्रिटिश ही था, तो विदेशियों को भी थोड़ा सा वैल्यू दिया जाता था। तो कांग्रेस में कुल मिलाकर देखें तो 5 विदेशी अध्यक्ष हुए हैं। दोस्तों, कभी कभी किसी किसी बुक में आपको मात्र 4 विदेशी अध्यक्ष ही दिए जाते हैं, लेकिन हुए थे कितने? 5 हुए थे। जॉर्ज यूल जो चौथे अधिवेशन में इलाहाबाद में 1888 में इसकी अध्यक्षता किए थे। दूसरे सर विलियम वेडरबर्न, ये 26वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, उसकी अध्यक्षता। और 5वां अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1889 में। यानी सर विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1910 और 1889 में। एक बार 5वां अधिवेशन और एक बार 26वां अधिवेशन में। तीसरे व्यक्ति की बात करें तो अल्फ्रेड वेव, ये 10वें कांग्रेस के अधिवेशन में मद्रास में 1894 में अध्यक्ष बने थे। और अगर हम चौथे की बात करें तो सर हेनरी कॉटन, ये 20वें कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में 1904 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 5वें की बात करें तो एनी बेसेंट हैं, जो आयरलैंड की थी, ये 33वां कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इस तरह से ये 5 लोग विदेशी हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। दोस्तों, कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशन में आते रहता है। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष की। अगर हम बात करें कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अब तक कितनी बनी है, तो दोस्तों याद रखना 3। ये 3 महिला अध्यक्ष हम बात कर रहे हैं आज़ादी से पूर्व की। आज़ादी के बाद वाला टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कांग्रेस से, इसलिए आज़ादी से पहले की जो महिला अध्यक्ष हैं उन्हीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 3 महिला अध्यक्ष कौन कौन बनी थी? तो पहली है एनी बेसेंट, जो 33वां अधिवेशन में बनी थी, और ये कोलकाता में हुआ था 1917 में, ठीक है। दूसरी बनी थी सरोजनी नायडू, जो 41वां अधिवेशन बनी थी कानपुर में 1925 में। और तीसरी है नलिनी सेन गुप्ता, या किसी किसी बुक में नेल्ली सेन गुप्ता भी लिख दिया है, तो नाम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एक नंबर का भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप अच्छे से मैच करके ऑप्शन टिक करेंगे तो नलिनी सेन गुप्ता मिली या नेल्ली सेन गुप्ता, ये 48वें अधिवेशन में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर संशोधन लिखा गया था, 48वें अधिवेशन में कोलकाता में 1933 में ये अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। तो इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, महिला अध्यक्षों को अगर हम देखें तो याद करने का एक छोटा सा तरीका याद रखना है। 1917 में एनी बेसेंट बनी और 1925 में सरोजनी नायडू बनी। कितने का गैप है दोस्तों? तो 8 साल का। कितने का गैप है? 8 ईयर्स का। अगर आप 17 में 8 जोड़ोगे तो 25, और 25 में अगर 8 जोड़ोगे तो बन जाता है 33। यानी 8 साल के गैप पर 3 महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी। इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करना है कि सिर्फ पहला नंबर 1917 वाला आपको याद रखना है, ठीक है। 17 में 8 जोड़ो 1925, 1925 में 8 जोड़ो 1933। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में हुए सभी कांग्रेस अधिवेशनों की, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में हुए सभी कांग्रेस अधिवेशनों में सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए थे। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपके लिए ड्राइव किया है जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको याद रखना है एक वर्ड, छोटा सा कंबल। कंबल एक शब्द है जो कांग्रेस के अधिवेशनों को आपको आसानी से याद करा देगा कि सर्वाधिक कहाँ हुआ था। क से कलकत्ता। कलकत्ता में दोस्तों सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जिसमें 10 अधिवेशन कांग्रेस के कोलकाता में हुए थे। दूसरा है म से मद्रास। मद्रास में दोस्तों 7 अधिवेशन हुए थे जो दूसरे नंबर पे हैं। तीसरा है बम्बई,
जिसमें 6 अधिवेशन हुए थे, और चौथा है लाहौर जिसमें 4 अधिवेशन हुए थे। तो ये चारों के नाम याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। कौन सा ट्रिक है दोस्तों? कंबल। दोस्तों देखते हैं कि भारत के किन किन शहरों में कितने बार अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। तो चलिए देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। कांग्रेस अधिवेशन जो 1885 से लेकर के 1947 तक के पूरे डेटा को दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ अमृतसर है, भारत के अमृतसर जो पंजाब में है, यहाँ पर 1919 में हुआ था। लाहौर में दोस्तों देखो यहाँ पर 4 अधिवेशन है, 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 में। अगर नीचे आते हो पाकिस्तान की ओर तो यहाँ मिलता है आपको कराची। कराची में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 अधिवेशन 1913 में और 1931 में हुए थे, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हो गुजरात अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में भी 2 अधिवेशन है दोस्तों। एक तो है आपका 1902 में और एक है 1921 में। इसके बाद नीचे आते हैं सूरत, जो गुजरात में ही सूरत में 1907 में एक ही अधिवेशन हुआ था। इसके बाद आ जाओ नीचे बम्बई में, तो बम्बई में दोस्तों देखो बम्बई में कुल मिलाकर 6 अधिवेशन हुए थे, 1885 में, 1889 में, 1904 में, 1915 में, 1918 में और 1934 में। तो ये याद रखना है। फिर मुंबई में ही आ गया, पुणे में देखो तो 1885 में एक अधिवेशन है। बेलगांव में जो हुआ था ये 1924, ये कर्नाटका में पड़ जाता है दोस्तों बेलगाम। मद्रास में देखो तो 1887 में 1894 में, 1894 में, 1898 में, 1903 में, 1908 में, 1914 में और 1927 में, कुल मिलाकर 7 अधिवेशन मद्रास में है। काकीनाडा में एक अधिवेशन है 1923 में। इसी के साथ कोलकाता चले आई तो कोलकाता में इतने सारे अधिवेशन, टोटल 10 अधिवेशन है, 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928 और लास्ट में 1933 में यहाँ पर अधिवेशन होते हैं। इधर आ जाओ गुवाहाटी में, पश्चिम की ओर, तो गुवाहाटी की पूरब की ओर देखते हैं। गुवाहाटी तो 1926 में गुवाहाटी में एक बार बैठक होता है। बांकीपुर की बात करें तो 1912 में एक बार, गया की बात करें तो 1922 में एक बार, रामगढ़ की बात करें तो 1940 में एक बार, बनारस की बात करें 1905 में एक बार, लखनऊ की बात करें तो 3 बार हुआ, 1899, 1916 और 1936 में, कानपुर में एक बार 1925 में, इलाहाबाद में 2 बार 1892 और 1910 में, नागपुर में 2 बार 1891 और 1920 में, अमरावती आंध्र प्रदेश चले जाओ आप तो 1897 एक बार, फैजपुर यूपी में पड़ता है फैजपुर, ये 1937 में एक बार हुआ था। त्रिपुरी में देखिए तो 1939 में एक बार हुआ था। हरिपुरा में देखिए आप तो 1938 में एक बार हुआ था। अहमदाबाद में देखिए तो 2 बार, 1902 और 1921 में। दिल्ली में दोस्तों चले अगर तो 1918, 1923, 1932 में। मेरठ में देखिए अगर तो 1946 में। और ये सारे जो अधिवेशन हैं ये भारत के लगभग हर हिस्सों में किए गए थे, जिसके डेटा आपको याद रखना है। मैक्सिमम कहाँ हुए थे यही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते। तो आई होप आपको इस मैप से पूरा डिटेल समझ में। अब बात करते हैं कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन तथा उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला 1885, ये प्रथम अधिवेशन हुआ था, बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इससे जुड़े तथ्य को अगर देखें तो इसमें याद रखना, इसमें मात्र 72 प्रतिनिधि ही शामिल हुए थे और इस अधिवेशन में प्रथम महासचिव के रूप में A.O. ह्यूम को चुना गया था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे, तो A.O. ह्यूम, और अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी याद रखिएगा। लगभग A.O. ह्यूम के नाम से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब महासचिव के रूप में, तो इसको एकदम ध्यान में बैठा ही लीजिए VVI बना करके। अगर हम बात करें दूसरे अधिवेशन तो 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और इसमें 434 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं ना, 1886 में, 1893 में और 1906 में। नौरोजी से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने पीछे की स्लाइड में भी बताया आपको, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे आप।
चलते हैं अगले पॉइंट में। तो तीसरे अधिवेशन की बात करें तो 1887 में हुआ था तीसरा अधिवेशन, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पे भी जाने जाते हैं, याद रखना। कांग्रेसी बनो यह नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था, ये याद रखना। कांग्रेसी बनो नारा किस अधिवेशन में मिला है? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधि जो है वो भाग लिए थे। चौथे अधिवेशन की बात करें तो 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था, जो इलाहाबाद में हुआ था, और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनने वाले प्रथम ब्रिटिश थे, याद रखना है। और ये प्रथम गैर भारतीय भी थे, क्योंकि इससे पहले जो भी बने वो तो भारतीय थे। तो आपसे या तो ब्रिटिश अध्यक्ष करके क्वेश्चन पूछा जाए या फिर गैर भारतीय करके पूछा जाए। और इस अधिवेशन में कुल मिलाकर देखें तो 1248 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे कांग्रेस में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें 1896 में, चूँकि बीच के अधिवेशन उतने महत्वपूर्ण नहीं है और इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण अधिवेशन पर ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 1896 में ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष बने थे रहीमतुल्लाह सयानी। ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम को इस अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम दोस्तों हमारे देश का आगे चल करके राष्ट्रीय गीत बना है ना, नेशनल सॉन्ग बना, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, और आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र मिलता है। वंदे मातरम गाने में दोस्तों 1 मिनट 5 सेकंड, यानी आप कहो तो 65 सेकंड का वक्त लग जाता है, ठीक है। चल आगे देखें तो अगला अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है ये है 1905 का अधिवेशन, जो 21वां अधिवेशन था, और ये हुआ था वाराणसी में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक दोस्तों, ये क्यों महत्वपूर्ण था? तो इस फैक्ट में, इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन किया था, तो थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल, जो वायसराय थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में जो आंदोलन भारतीयों ने चलाया था उसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो उसी आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस उतरा था, और उस समय अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के 9 बंटने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लोगों के हाथों पर राखी बांधा था और भाईचारा का परिचय दिया था। और इसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता भी लिखी थी, अमार सोनार बंगला, जो आगे चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना था। तो स्वदेशी आंदोलन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं, एक बांग्लादेश और एक अपने भारत के। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है? अमार सोनार बांग्ला, भारत का जनगण मन। अगर हम बात करें 1906 में, तो 1906 में हुआ था दोस्तों 22वां अधिवेशन, जो कोलकाता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे। यह महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, तो 22वां 1906 और दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन, याद रखना है सबको। चलते हैं आगे 1907, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं। ये 23वां अधिवेशन था, सूरत में हुआ था, और रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने थे। ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कांग्रेस नरम दल और गरम दल में इसी अधिवेशन में बट गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1911 में दोस्तों हुआ था 27वां अधिवेशन, जो कोलकाता में हुआ था, और पंडित विशन नारायण धर जो है वो इसके अध्यक्ष बने थे। और ये महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि इसी में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, ये आप सबको पता है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जन गण मन को जो है वो पहली बार 1911 में गाया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे के अधिवेशनों को देखें।
तो 1916 ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये 32वां अधिवेशन था दोस्तों, जो लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। मुस्लिम लीग जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करता था, आपको पता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था और इसके फाउंडर थे आगा खां। ठीक है, ये याद रखना है आपको। गर्म दल और नरम दल के बीच भी इसी अधिवेशन में समझौता हो गया था। तो समझौता वाला अधिवेशन था 32वां 1916 लखनऊ, और अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष। अच्छा, इसी में जब गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ तो बाल गंगाधर तिलक, जो बहुत दिनों से कांग्रेस से दूर रह रहे थे, जो एक गर्म दल के नेता थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किस अधिवेशन में कहा गया है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलते हैं आगे। 1917 में दोस्तों 33वां अधिवेशन हुआ था, जो कोलकाता में हुआ था, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और ये आयरलैंड से थी। अगर हम एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो भारत में होम रूल लीग जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना है। होम रूल लीग से संबंधित भारत में दो नेता जाने जाते हैं, एक एनी बेसेंट और एक का नाम आप कमेंट में हमें बताएंगे कि भारत में इनके अलावा महाराष्ट्र में किसने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इंतजार करेंगे हम आपके आंसर्स का। चलते हैं आगे। 1918 की अगर हम बात करें तो ये एक विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी बम्बई में, जो हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने थे। और इस समय स्थिति इतनी तानातानी का हो गया था कांग्रेस के बीच में कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था इसमें। ठीक है, याद रखना है। पहला विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन याद रखना है, और दूसरा 1918 बम्बई का विशेष अधिवेशन याद रखना है। ठीक है, 1920 ये भी एक विशेष अधिवेशन था जो कोलकाता में हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी शुरू करने वाले थे, इसके प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था, यह याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगले अधिवेशन को। तो अगला अधिवेशन जो है ये 1920 में ही हुआ था दोस्तों, जो 36वां अधिवेशन था, और ये नागपुर में बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष थे CV राघवाचार्य, और इस अधिवेशन में गांधी जी की जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था उसे पारित किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया है कांग्रेस के? तो वो है नागपुर अधिवेशन 1920 में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की पहली जन आंदोलन थी जिसमें पूरी भारत लगभग पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन भी इसी अधिवेशन में किया गया था, यह भी याद रखना है आपको। असहयोग आंदोलन को किस कांड के बाद रोक दिया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर करेंगे। अगर हम बात करें 1923 में, तो यहाँ भी एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जो दिल्ली में होता है, और अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। अबुल कलाम आज़ाद आपको याद होना चाहिए कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, और इनके जन्म दिवस पर हम लोग जो है शिक्षा दिवस मनाते हैं ना, शिक्षक नहीं, शिक्षा दिवस, एजुकेशन दिवस। चलते, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया था, याद रखना है। अगर आपसे पूछते कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने, तो अबुल कलाम आज़ाद। इनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है दोस्तों, 1940 से 45 के बीच अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी बन गए थे। ठीक है, तो ये दो फैक्ट अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड याद रखना है। चलते हैं 1924 का आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है अधिवेशन, जो 40वां अधिवेशन था, बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कह लीजिए या बेलगाम कह लीजिए, बेलगाम भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे बेलगाम भी रहता है। ठीक है, तो बेलगाम कहिए या
बेलगांव के, ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। दोस्तों ये विशेष इसलिए है कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जो कर्नाटक में है। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से 2 बार अपना त्यागपत्र भी दिया है, याद रखना है, 1925 में और 1930 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम कभी पूछ देता है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और सर्वप्रथम इनको महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सर्वप्रथम इनको राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। तो इस तरह से 24वां जो 1924 की अधिवेशन थी, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगला है 1925 में जो हुआ था 41वां अधिवेशन, जो कानपुर में बुलाया गया था, और इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करते ही ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। और ये VVI बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने की उम्मीद रहते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। अगर हम बात करें कि भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, तो सरोजनी नायडू बनी थी। कहाँ की राज्यपाल बनी थी, ये यूपी की बनी थी। तो याद रखना है आपको यूपी। भारत कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से सरोजनी नायडू के बारे में इतने सारे फैक्ट याद हो जाने चाहिए आपको। चलते हैं 1926 के 42वें अधिवेशन में, जो गुवाहाटी में हुआ था। एस श्रीनिवास आयगर, इसमें र छूट गया है, आयगर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं 1929 के 45वें अधिवेशन, जो लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। इसकी विशेषता क्या है, तो इस अधिवेशन में ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। और तब से पूरे भारत में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने लगा। और बाद में जब हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, तो इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं मनाते, क्योंकि हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई थी। और इस दिन को ऐसे ही न लोग भूल जाए, इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। और उसी दिन संविधान इसी पर्पज से लागू भी किया गया था। चलते हैं अगले अधिवेशन के पास। 1931 का अधिवेशन, जो 46वां अधिवेशन था, कराची में हुआ था। अभी देखो लाहौर और फिर से कराची काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार इसी अधिवेशन में दोस्तों मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, है ना, फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो इसे भी याद रखना है कि ये कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में ये लाइन कहा गया था। चलते हैं आगे। 1937 की 91वां अधिवेशन 51 अधिवेशन है, और ये फैजपुर में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। दोस्तों ये खास इसलिए बन जाता है कि पहली बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन जो है ये गांव में आयोजित किया गया था, है ना। अब तक जितने भी अधिवेशन हुए थे दोस्तों, ये एक शहर में हुआ करते थे, और शहर में कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ बन गई थी। अब बारी थी गांव में अपनी पकड़ बनाने की। इसी उद्देश्य से गांव में अधिवेशन किए गए थे, जो फैजपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है आपको, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 38वां अधिवेशन जो 1938 में 52वां अधिवेशन होता है हरिपुरा में। हरिपुरा जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा दोस्तों गुजरात में पड़ता है, और भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी अधिवेशन में इसका कॉन्सेप्ट आया था, जो आगे चलकर भारत के आर्थिक नीतियों को बनाने का कार्य कर रही थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। 1939 की बात करें तो ये 53 अधिवेशन थे, जो त्रिपुरी में हुआ था, और इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस
चुने गए थे। दोस्तों जो त्रिपुरी है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, आपको ध्यान में रख लेना है, मध्य प्रदेश में। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने गांधी जी के समर्थन वाले पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था और अध्यक्ष बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस बाद में त्यागपत्र भी दे देते हैं गांधी जी के सम्मान को देखते हुए, और इनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था, तो पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के समर्थन वाले थे। तो यह प्रश्न याद हो जाना चाहिए। चलते हैं आगे। 1940 से 45 की बात करें तो इस समय के बीच अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और ये सबसे लंबे दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बन गए थे। दोस्तों इस बीच भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी और अंतिम लड़ाई की शुरुआत हो गई थी, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, जिसको नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। तो आगे बढ़ें। 1946 में 55वां अधिवेशन होता है जो मेरठ में होता है, और जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसे वीवीआई बना लो दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी। क्लियर हो गया। 1948 में 56वां अधिवेशन होता है जयपुर में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जेबी कृपलानी तथा पट्टाभी सीतारमैया के बीच कुछ दिन का जो गैप आपको दिख रहा है, इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनको 1947 में दिल्ली में हुए एक विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आज़ादी के बाद जो है 1948 से पहले अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखना है। ठीक है, आज़ादी के बाद कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति बने थे पट्टाभी सीतारमैया। क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद जी बने ये तो एक विशेष अधिवेशन में बने थे, इसलिए हम इन्हें पूर्णकालिक नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भारत आज़ाद हो जाता है और कांग्रेस की जो आज़ादी के पहले की कहानी थी उस सब को हम लोगों ने एक एक करके बड़े ही विस्तार से समझा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार में ये चीज़ें याद नहीं होने वाली है, आप इसे 1-2 बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। कंटिन्यू मैराथन से जुड़े रहिए और अपने स्टडी को बेहतरीन बनाते रहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, घर में रहें। थैंक यू, धन्यवाद।